Everyone, welcome again in Nurses पाठशाला। एनक्लेक्स रिव्यू की सीरीज में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की आज की क्लास में हम डिटेल डिस्कस करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नर्वस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है बच्चों? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है। इसमें क्या होता है बच्चों की एक जब हम नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो नर्वस सिस्टम की जो अपनी मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसको बोला जाता है बच्चों न्यूरॉन। जो अपना नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम न्यूरॉन। न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेल एंड दूसरा होता है एक्सॉन एंड थर्ड पार्ट इज डेंड्राइट्स। तो इस एक्सॉन वाले पोर्शन को एक शीथ कवर करती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये जो एक्सॉन वाला पोर्शन होता है न्यूरॉन का, न्यूरॉन के एक्सॉन का, इसको एक शीथ कवर करती है जिसको बोला जाता है माइलिन माइलिन तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये जो माइलिन शीथ होती है इस माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है या उसको किसी टाइप का इंजुरी हो जाता है या माइलिन शीथ में किसी टाइप का माल फॉर्मेशन डेवलप हो जाता है, माल फॉर्मेशन डेवलप हो जाता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है जिसमें न्यूरॉन को कवर करने वाली जो माइलिन शीथ होती है उसमें डिस्ट्रक्शन, इंजुरी या माल फॉर्मेशन डेवलप हो जाता है। और जब ये डिस्ट्रक्शन होता है इस डिस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्लेग, फॉर्मेशन ऑफ प्लेग। माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होगा और वहां पर एक प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसी को हम बोलेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बेसिकली ये जो प्लेग फॉर्मेशन होता है ये नर्वस सिस्टम के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है, लेकिन ये मेनली डेवलप होता है अपने नर्वस सिस्टम के व्हाइट मैटर में। किधर डेवलप होता है? नर्वस सिस्टम के व्हाइट मैटर एंड व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के व्हाइट मैटर के जो माइलिन शीथ होती है उसमें डिस्ट्रक्शन होता है या वहां पर प्लेग फॉर्मेशन एंड ऑल्सो इन ऑप्टिक नर्व। और किधर हो सकता है? अपनी ऑप्टिक नर्व में प्लेग का फॉर्मेशन हो सकता है। ये जो डिजीज होती है यूजुअली ये क्रोनिक डिजीज होती है और इंसिडेंस की हम बात करें तो ये अकर होती है बिटवीन 20 टू 50 ईयर ऑफ एज में ये डिजीज देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल, इसके कोजेज की। कौन कौन से पॉसिबल कोज होते हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कोज कर सकते हैं? तो एग्जैक्ट कोज की हम बात करें बच्चों तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एग्जैक्ट कोज क्या होता है? अननोन होता है। एग्जैक्ट कोज इसका अननोन होता है, लेकिन मे बी इट इज ड्यू टू एन ऑटोइम्यून कंडीशन, मे बी ड्यू टू एन ऑटोइम्यून कंडीशन। अगर कोई बॉडी में ऑटोइम्यून पैथोलॉजी है और वो ऑटोइम्यून पैथोलॉजी माइलिन शीथ को डैमेज करती है तो उसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है। एंड ऑल्सो ड्यू टू एनी वायरल इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसके पॉसिबल कोज हो सकते हैं, यानी ऑटोइम्यून डिजीज और वायरल इन्फेक्शन इसको कोज कर सकता है। देन देयर आर सम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज की सीवियरिटी को इंक्रीज करते हैं, तो कुछ कंडीशंस होती है जिसमें इस डिजीज की सीवियरिटी डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के केस में ये डिजीज सीवियर हो सकती है
क्योंकि जब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करते हैं तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एपिसोडिक कंडीशन होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैसा होता है? एपिसोडिक होता है। एपिसोडिक मीन्स बच्चों इसमें दो स्टेज देखने को मिलती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? एक्सारबेशन देखने को मिलता है विथ पीरियड ऑफ रेमिशंस, पीरियड ऑफ रेमिशंस एंड एक्सारबेशन। रेमिशंस एंड एक्सारबेशन। रेमिशंस मीन्स इन बिटवीन डिजीज के सिम्टम क्या होते हैं? रिलीव होते हैं। इन बिटवीन डिजीज के जो सीवियर सिम्टम है वो रिड्यूस होते हैं। और एक्सारबेशन मीन्स इस स्टेज में क्या होता है? डिजीज के सिम्टम ज्यादा सीवियर देखने को मिलते हैं, डिजीज ज्यादा सीवियर हो जाती है। तो ये कंडीशन कैसी होती है? ये एपिसोडिक कंडीशन होती है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिजीज की सीवियरिटी को इंक्रीज करते हैं, एक्सरबेशन को इंक्रीज करते हैं, तो उनको हमने बोला है प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स। कौन कौन से हो सकते हैं प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स? फर्स्ट वन, प्रेगनेंसी डिजीज की सीवियरिटी को इंक्रीज कर सकती है। देन एक्सेसिव फैटिग, अगर कोई कोज है जो पेशेंट में एक्सेसिव फैटिग डेवलप कर रहा है तो उस केस में भी डिजीज ज्यादा सीवियर हो सकती है, सिम्टम ज्यादा सीवियर डेवलप हो सकते हैं। देन स्ट्रेस, इन्फेक्शन एंड ट्रोमा, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन एंड एनी काइंड ऑफ ट्रोमा। ये कुछ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं जो डिजीज की सीवियरिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इस डिजीज के क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो ट्रांजिएंट टाइप के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। ट्रांजिएंट फीचर्स होते हैं। ट्रांजिएंट फीचर्स मींस इसके क्लिनिकल फीचर्स ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वाले नहीं होते, शॉर्ट टर्म फीचर्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ये डिजीज कैसी होती है? एपिसोडिक होती है। कुछ बीच में रेमिशंस पीरियड भी आएगा, एक्सारबेशन भी पीरियड भी आता है। तो कुछ टाइम के लिए जो क्लिनिकल सिम्टम डेवलप होते हैं वो माइल्ड टू सीवियर टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। कौन कौन से सिम्टम डेवलप होते हैं इसमें? तो बेसिक सिम्टम की बात करें तो फर्स्ट सिम्टम इसका होता है यूजुअली विजुअल प्रॉब्लम और पेन। यूजुअली इसका जो फर्स्ट सिम्टम होता है सेंसरी एंड विजुअल प्रॉब्लम एंड पेन। सेंसरी एंड विजुअल प्रॉब्लम। अगर कोई आपसे पूछे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अर्ली स्टेज में या फर्स्ट सिम्टम कौन सा देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है सेंसरी एंड विजुअल प्रॉब्लम्स। देन अदर सिम्टम की हम बात करें तो अदर सिम्टम में देखने को मिलते हैं पेशेंट में ओकुलर सिम्टम। ओकुलर ओकुलर सिम्टम में कौन कौन से सिम्टम पेशेंट को मिल सकते हैं? तो ओकुलर सिम्टम में पेशेंट में देखने को मिल सकता है बच्चों ब्लड विजन। क्या देखने को मिल सकता है? ओकुलर सिम्टम की मैं बात करूं तो फर्स्ट वन ब्लड विजन पेशेंट में प्रेजेंट हो सकता है। पेशेंट में डबल विजन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन। देन नेस्टिगमस, नेस्टिगमस का मतलब होता है कि रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ आई। मीन्स आई में रैपिडली अनकंट्रोल्ड ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है ड्यू टू जो आई मसल्स होती है, जो रेक्टस एंड ओब्लिक मसल्स होती है जो आई मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करती है, वो प्रॉपर जब कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती उस कंडीशन में आई की रैपिड एंड
ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं नेस्टिगमस। रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ आई। देन ओकुलर सिम्टम में और कुछ सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक ऑप्टिक न्यूराइटिस मीन्स बच्चों इन्फ्लामेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है ऑप्टिक नर्व, जो अपनी सेकंड क्रेनियल नर्व होती है, और उसमें इन्फ्लामेशन के कारण ब्लड विजन देखने को मिल सकता है, विजन लॉस भी देखने को मिल सकता है, एंड पेन इन द आई। ये कुछ ओकुलर सिम्टम होते हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। सेकंड हम बात करते हैं मोटोर डिस्फंक्शंस। सेकंड टाइप के सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे अपने को, वो मिलेंगे मोटोर डिस्फंक्शन। मोटोर डिस्फंक्शन में कौन कौन से सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर इस पेशेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं? तो गेट अटेक्सिया। गेट अटेक्सिया मींस वॉकिंग के लिए जो नेसेसरी मसल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है, पेशेंट उस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन नहीं कर पाता है, अनेबल टू मेंटेन मसल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड फॉर वॉकिंग। देन सेकंड सिम्टम की मैं बात करूं, मोटोर डिस्फंक्शन से रिलेटेड, मोटोर सिस्टम से रिलेटेड, तो हाइपर रिफ्लेक्सिया। पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिल सकता है। देन पैरालिसिस देखने को मिल सकता है पेशेंट में। विच रेंजिंग फ्रॉम मोनोप्लेजिया टू क्वाड्रीप्लेजिया। पैरालिसिस देखने को मिल सकता है विच रेंजिंग फ्रॉम मोनोप्लेजिया टू क्वाड्रीप्लेजिया। देन जनरल मसल्स वीकनेस। नेक्स्ट इंपोर्टेंट सिम्टम देखने को मिल सकते हैं यूरिनरी डिस्टर्बेंस। यूरिनरी डिस्टर्बेंस, यूरिनरी डिस्टर्बेंस से रिलेटेड सिम्टम्स पेशेंट में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है, अर्जेंसी देखने को मिल सकती है। देन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन का सिम्टम भी देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट बोवल प्रॉब्लम, फोर्थ वन बोवल प्रॉब्लम। बोवल प्रॉब्लम में मेनली पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। देन अदर सिम्टम की हम बात करें तो कुछ अदर सिम्टम भी पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे फैटीग, देन स्पीच डिस्टर्बेंस, स्पीच तो ये कुछ बेसिक क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं, एंड ये सिम्टम एपिसोडिक होते हैं, बीच बीच में पेशेंट नॉर्मल होता है, ज़्यादा सिम्टम सीवियर टाइप के सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते। देन जब डिजीज का एक्सरवेशन होता है उस टाइम सीवियर टाइप के सिम्टम देखने को मिलेंगे।
देन इस डिजीज को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे इस डिजीज का डायग्नोसिस पॉसिबल है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डायग्नोसिस के लिए हम पेशेंट का ईईजी कर सकते हैं। ईजी की जो रीडिंग होगी वो अबनॉर्मल फाइंडिंग्स उसमें हमें मिलेगी। देन हम सीएसएफ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सीएसएफ एग्जामिनेशन में हमें बच्चों क्या देखने को मिलता है, तो जब माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होता है तो माइलिन शीथ के डिस्ट्रक्शन से सीएसएफ में कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन रिलीज होते हैं। सीएसएफ में कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन रिलीज होते हैं। तो जब हम लंबार पंक्चर करेंगे तो सीएसएफ में क्या होगा, ग्लोबुलिन लेवल इंक्रीज मिलेगा, ग्लोबुलिन लेवल इंक्रीज मिलेगा इन सीएसएफ। बट सीरम ग्लोबुलिन लेवल क्या होगा, नॉर्मल होगा। सीरम ग्लोबुलिन लेवल इज नॉर्मल। मतलब सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे तो सीएसएफ में सीएसएफ में ग्लोबुलिन लेवल इंक्रीज्ड मिलेगा, लेकिन सीरम ग्लोबुलिन लेवल क्या होगा, विद इन नॉर्मल रेंज हमें देखने को। देन इसके अलावा जो प्लेग फॉर्मेशन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेग, इस पेशेंट का सीटी स्कैन एंड एमआरआई भी हम करवा। तो ये कुछ बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिनकी हेल्प से मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डायग्नोस किया जा सकता है। देन ट्रीटमेंट मोडालिटीज की हम बात करें तो पेशेंट का कोई ये कंडीशन रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल कंडीशन है, इसका कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्नोसिस जो रेट होती है वो 0 होती है, पेशेंट कंप्लीटली प्रोग्रेस नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट थेरेपी में हम पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, देते हैं, पेशेंट को हम क्या देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, एंड इसके साथ हम देते हैं मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन। देन जो इम्पोर्टेंट पोर्शन रहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला पेशेंट की केयर में, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और नर्सिंग इंटरवेंशन। जब भी हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट की केयर करते हैं तो उस टाइम कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कौन कौन से स्पेसिफिक इंटरवेंशन है जो हमें ड्यूरिंग केयर फॉलो करने होते हैं। वन बाय वन हम बात करते हैं। फर्स्ट वन, क्लाइंट शुड अवेयर्ड अबाउट हर सिम्टम और एग्जार्बेशन ऑफ डिजीज कंडीशन। मीन्स क्लाइंट को अवेयरनेस करना है, क्लाइंट को अवेयर करना है खुद की डिजीज कंडीशन के बारे में और डिजीज कंडीशन की सीवियरिटी के बारे में, कि ये जो तुम्हें डिजीज हो रखी है वो एपिसोडिक डिजीज है, बीच बीच में एक्सरबेशन के एपिसोड आएंगे और उस टाइम सिम्टम ज्यादा सीवियर टाइप के सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, पेशेंट को एडवाइज करना है कि जब भी डिजीज एक्सरबेट हो, डिजीज के सीवियर सिम्टम देखने को मिले तो एनर्जी कंजर्वेशन करना है, एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग एक्सरवेशन। जब डिजीज का एक्सरवेशन हो उस टाइम एनर्जी कंजर्व करना है, एक्सेसिवली एनर्जी का लॉस नहीं होने देना है बॉडी में, क्योंकि अगर ज्यादा एनर्जी लॉस हुई तो फैटिग जल्दी डेवलप होगी, पेशेंट में वीकनेस लगेगी, इसलिए एनर्जी को कंजर्वेट करना है। देन इसके साथ ही पेशेंट को एडवाइज करना होता है स्पेसिंग एक्टिविटीज, स्पेसिंग एक्टिविटीज, इन बिटवीन एक्टिविटी क्या देना है, स्पेस देना है, जिससे एनर्जी कंजर्वेशन में हमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी एंड
फैटिग होने के चांसेस कम रहेंगे। देन नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन की हम बात करें तो हमें क्या करना है, क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि क्लाइंट में क्या है, क्लाइंट में गेट अटैक्सिया हो सकता है, क्लाइंट में पैरालिसिस हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है। तो हमें क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना है। नेक्स्ट स्पेसिफिक इंटरवेंशन की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया कि क्लाइंट में अगर ओकुलर सिम्टम की बात करें तो डिप्लोपिया प्रेजेंट होता है, और इन द केस ऑफ डिप्लोपिया अगर क्लाइंट में डिप्लोपिया प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, आई पेच अप्लाई करना है टू प्रिवेंट डिप्लोपिया। देन क्लाइंट को हमें एडुकेट करना है, एनकरेज करना है फॉर रेगुलर एक्सरसाइज। देन पेशेंट को स्पीच थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं हम। तो ये कुछ बेसिक नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं जो ड्यूरिंग केयर हमें फॉलो करने होते हैं, माइंड में रखने होते हैं। मेनली यहाँ पर हमें क्या करना होता है, क्लाइंट की सेफ्टी को प्रिवेंट करना होता है। अगर प्रायोरिटी की बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले क्लाइंट की केयर करते टाइम हमें हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, क्लाइंट सेफ्टी। देन सेकंड प्रायोरिटी की बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन और स्पेसिफिक स्पेसिंग एक्टिविटी के लिए पेशेंट को प्रमोट करना है। देन अगर डिप्लोपिया प्रेजेंट है तो आई को प्रोटेक्ट करना है, आई पेच अप्लाई करने। देन पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज के लिए एनकरेज करना है। कभी भी हमें इस पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए एडवाइज नहीं करना होता, बेड रेस्ट के लिए एडवाइज नहीं करना होता, क्योंकि जब बेड रेस्ट करेगा तो मसल्स फ्लेसिड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और ऑलरेडी पेशेंट में मसल वीकनेस है तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से, मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करने के लिए हमें एडवाइस करना।